वेलकम बैक। और मैंने आपसे कहा था कि आज कुछ ख़ास मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाएंगे जिनसे मिलके हमें बहुत कुछ सीखने की का मौका मिल जाता है और बहुत कुछ सोचने पर ये हमें आमादा करते हैं। हमारी सोसाइटी के बहुत स्ट्रॉन्ग लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम वेलकम कहते हैं एडवोकेट राना आसिफ हबीब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कैसे हैं राना साहब? ठीक ठाक हैं? शुक्र। और हमारे साथ मौजूद हैं जी वेरी प्लीजिंग पर्सनैलिटी डॉक्टर ज़ेब ताज जो कि मेडिकल ऑफिसर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? और हमारे साथ मौजूद हैं रेहान गौहर, जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान इंडिपेंडेंट लिविंग नेटवर्क के। आपको भी खुशामदीद कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम। और दोनों आज यहाँ पर जो हैं, हमें बड़ा इंतज़ार था आपका, क्योंकि आप लोगों की स्टोरी, आप लोगों की हिम्मत और आप लोग जिस तरह अपने आप को लेकर चल रहे हैं, और ना सिर्फ अपने आप को लेकर चल रहे हैं, जितनी मोटिवेशन आपने लोगों में क्रिएट की है, तो हम चाहते थे कि आज आप हमारे फोरम पे आएँ और यहाँ से सबको अपने बारे में, अपनी एक ज़िंदगी की, हर किसी की एक स्टोरी होती है, उस बारे में बताएं भी। क्योंकि कितने ही लोग हैं, मैं हमेशा ही सोचती हूँ, जो इस फोरम पे हम बात करते हैं, कितने ही लोग उस तरफ हैं जो इससे रिलेट करते हैं और शायद आपकी बातों से उन्हें हिम्मत मिल जाती है। सो डॉक्टर ज़ेब, माशाल्लाह मुझे पता चला कि टाइमली MBBS किया, टाइमली शादी हुई, और फिर क्या हुआ? फिर वैसे तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, जैसे सब कुछ टाइमली हो रहा था। तो ज़िंदगी जैसे एक शादी के बाद एक खूबसूरत ज़िंदगी गुजर रही होती है। और मतलब एक दिन था कि मतलब शादी के 2 महीने हो चुके थे, 2 महीने, और हम लोग हाइपर स्टार से ग्रोसरी शॉपिंग करके आ रहे थे। तो वहाँ पे जो है एक हादसा ऐसा हुआ कि जिसने जो है मेरी नॉर्मल लाइफ से बिल्कुल बदल दी। मतलब एक पुलिस मोबाइल थी जिसमें जो है पुलिस वालों को लिंक रोड से मेन रोड पे आना था, और उनको क्योंकि थोड़ी सी जल्दी थी तो उन्होंने पहले तो उन्होंने हॉर्निंग दी थी, उसके बाद फिर उन्होंने मतलब अब्यूज़ स्टार्ट करना शुरू कर दिया। तो मेरे जो ब्रदर इन लॉ साथ थे, तो उन्होंने जो है वो पहले तो उनको समझ नहीं आई, तो सिचुएशन इतनी मतलब पैनिक वाली हो गई थी, तो उनके अब्यूज़ में उन्होंने ना अब्यूज़, अच्छा, जवाबन अब्यूज़ किया जी। तो बस इतना सा उनका बोलना था, एक लफ्ज़ ही उनका बोलना था कि जो आगे जो पुलिस वाले बंदे थे वो कोई प्रोटोकॉल ऑफिसर्स नहीं थे, एक नॉर्मल पुलिस वैन जा रही थी, और मतलब कि उन्होंने मतलब 5 बंदे थे, पाँचों के पाँचों ने जंप किया, किसी ने गाड़ी को मारना शुरू कर दिया। एक पुलिस वाले ने मेरे ब्रदर इन लॉ को बाहर मतलब गिरेबान से पकड़ के बाहर खींचा और उनको मारना शुरू कर दिया। तो यहाँ तक तो ठीक था, मतलब एक पुलिस वाले ने अचानक ही से ना गाड़ी की डिग्गी पे फायर कर दिया था, जो फायर जो मुझे फिर मेरी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी को लगा था। आपकी कमर पे लग गया वो कमर फायर? पे लगा था और मेरी राइट लेग से एग्जिट हुई थी उसकी। ओह माय गॉड। ये था। आप पीछे बैठी हुई थी? जी, मैं पीछे बैठी हुई थी, और क्योंकि मतलब कि एक खौफजदा नहीं होता था, एक खौफ में छुपने की कोशिश कर रहा होता है, तो मैं इसलिए पीछे की सीट पे थोड़ा सा छुपने की कोशिश कर रही थी कि ताकि मुझे कोई नहीं देखे। लेकिन मुझे पता नहीं चला, इतने में ही किसी पुलिस वाले ने पीछे से शूट कर दिया था, जो मुझे लग चुका था। लग चुका था। और बस फिर वहाँ से फिर हॉस्पिटल से तकरीबन 1 ईयर तक मैं एडमिट रही थी, और फिर मुझे पता चल चुका था कि मेरे जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है और जो लोअर लिम्ब है मेरे दोनों मतलब जहाँ से इंजरी हुई है उसके नीचे वाला हिस्सा पैरालाइज हो चुका है, और ये परमानेंट है। वापस शायद ही आ सके, डॉक्टर्स ने कहा था शायद ही खड़ी हो सकें, शायद ही चल सकें। तो एक अजीब सा मतलब कि शौक मुझे लगा था कि अब क्या करना है लाइफ में। और इसी के चलते चलते, क्योंकि अभी शादी को सिर्फ 2 ही महीने हुए थे, इश्यूज़ ऐसे हुए कि जब डिसेबिलिटी जो है वो मेरी परमानेंट हो गई, तो फिर हस्बैंड ने फैसला किया था कि वो साथ नहीं चलना चाहेंगे, तो उन्होंने सेपरेशन का फैसला किया था, कि जिसके बाद मैं काफ़ी सीवियर डिप्रेशन में चली गई थी, और घर से बाहर निकलना मुझे पसंद नहीं होता था, और डिसेबिलिटी एक्सेप्टेंस मुझे किसी भी तरीके से नहीं आ रही थी। और इसके बाद फिर मुझे तकरीबन 4 साल पहले की बात है कि मुझे मेरी जहाँ मैं अभी एज ए काम कर रही हूँ, मेडिकल ऑफिसर, डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन, इस इदारे का पता चला था, जो कि एक DPO है, डिसेबल पीपल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका पता चला था। तो जब मैंने वहाँ विज़िट किया था, तो इससे पहले मैं बहुत सारे साइकेट्रिस्ट के पास जा चुकी थी, कहीं भी मुझे समझ में नहीं आता था कि करना क्या है और समझना कैसे है डिसेबिलिटी को। लेकिन जब मैंने डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन पे जहाँ पे मैंने विज़िट किया था, और वहाँ के जो फाउंडर हैं सर जावेद, जिनको मैं अब जो है एज ए अपने फादर की जगह रखती हूँ, कि उनकी काउंसलिंग से और उनकी
हर मोमेंट पे उन्होंने जो मुझे मोटिवेट किया और उन्होंने मुझे डिसेबिलिटी के बारे में जितनी भी ट्रेनिंग्स करवाई, वो सारी के आहिस्ता आहिस्ता एक होता है ना कि एक स्टैचू से दोबारा एक वापस जो मैं थी, ज़ेब थी, उन्होंने उसको स्टैचू में से उनको दोबारा से मतलब जान डाली और दोबारा से मैंने हंसना, बोलना, पब्लिक स्पीकिंग, दोबारा से मोटिवेशनल स्पीकिंग, अपनी जो है वो अपनी लाइफ को कैसे गुजारना है या सबसे बढ़ के जो डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट कैसे करना है, क्योंकि चलते फिरते किसी भी इंसान को कुछ हो जाए तो वो समझ नहीं पाता कि करना क्या है। तो फिर मतलब ये है कि डिसेबिलिटी एक्सेप्टेंस मैंने वहाँ से सीखा कि नहीं, इससे भी ज़्यादा सीवियर डिसेबिलिटीज़ हैं और आपको अपनी लाइफ को और मेरे ख्याल में अब जिस तरह आप मोटिवेशनल स्पीकिंग कर रही हैं और अब जिस तरह आप लोगों को गाइड कर रही हैं, ये तो पहले भी नहीं था। तो शायद ये काम आपके नसीब में था कि आपने इस तरह से करना है, उसको फील करके करना है। ये हादसा तो बेशक बहुत ही दिल दुखाने वाला है और आपकी वाबस्तगी इससे जिस तरह होगी, और बल्कि आज हमने आपसे पूछा शायद आपको वो लम्हात याद आए हों, लेकिन अल्लाह ताला ने आपके लिए इससे बड़ी जज़ा रखी होगी या इससे बड़ा काम रखा होगा। जी राना साहब, कुछ कहना चाहेंगे आप? इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स भी हैं जो आप सवालात उठा दिए इनके वाक़े ने, और मैं समझता हूँ कि उन पुलिस वालों का कुछ हुआ था राना साहब के खिलाफ? जी, इनके वालिद साहब को सलाम है। ये इनके वालिद साहब जो है आला अदालतों तक जंग लड़ रहे हैं और वो बेशक माफिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इनके वालिद साहब को हम खराज तहसीन पेश करते हैं कि वो हर सतह पर कानूनी तौर पर जो है अपने बच्ची के हक़ के लिए वो इसलिए दिफा कर रहे हैं कि जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आइंदा किसी पुलिस वाले की गफलत से किसी की बच्ची के अंदर माजूरी ना आए। तो मैं उन सब बच्चियों की जंग लड़ रहा हूँ कि जिनके तहफ़्फ़ुज़ की के जो मेरी बेटी की ज़िंदगी में 180 डिग्री की वैसे तब्दीली आ गई। बिल्कुल। तो मैं अगर इसको छोड़ दूँ और इसकी पैरवी ना करूँ तो मैं अपने ज़मीर को माफ़ नहीं कर पाऊँगा कि हज़ारों ऐसे लोग हैं जो बेशक किसी की गफलत की वजह से माजूरी का शिकार आप। लेकिन देखिए, मैं हैरान हूँ वाकई कि एक सड़क की लड़ाई पे, एक गालम गलोच पे एक लड़की की पूरी ज़िंदगी, यानी वो तो अल्लाह ताला ने इनको हिम्मत दी और ये माशाल्लाह आज खड़ी हो गई हैं। बेशक बज़ाहिर ना खड़ी भी हमें लगे, लेकिन ये पूरी तरीके से एम्पावर्ड है। उन लड़कियों को घरों से निकाल रही हैं जो कभी 6-6 महीने, साल 5-5, 10-10 साल घरों से नहीं निकली और वो अपने प्रॉब्लम शेयर नहीं करती। तो आज ये उनके लिए जो एक मैं कहता हूँ नमूना है कि जो इनको घर से। और दूसरी चीज़ इससे एक्शन पॉइंट, एक इनको मैं तो कहती हूँ अल्लाह ताला ने काम दे दिया है, काम दे दिया और एक एक्शन पॉइंट भी आगे जाके ये काम है आपका। और नुसरत एक एक्शन पॉइंट भी निकलता है कि मैं समझता हूँ हमारी पुलिस की खासतौर पे ट्रेनिंग जो है उसमें बर्दाश्त, तहम्मुल और टॉलरेंस के मैनुअल हमारे पास तो खैर बने हुए हैं। वो अगर आईजी या होम मिनिस्टर या इदारों के सरबराहान अगर कुछ चाहें तो पुलिस को वो ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी जब आप लोगों से गुफ्तगू करते हैं, लोगों से तफ़ाउल करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, तो आपने तहम्मुल, बर्दाश्त और सब्र का दामन अपनी ड्यूटी की अदायगी में नहीं छोड़ना। ये तो हमने देखा है बैरून मुमालिक की तो फिल्में वगैरह जो बन रही होती हैं या वैसे हम देखते हैं वहाँ पर कि अगर वहाँ कोई आपने ख़बर भी देनी होती है पुलिस ने फैमिली को, तो वो भी बड़े तरीके कार से वो खबर देते हैं, इस तरह लठ मार के नहीं दे देते। बिल्कुल जी। और मतलब ये हर चीज़ की एम्पैथी की ट्रेनिंग होती है जी। और एक वाक़या होता है उसके बाद फिर पूरे माशरे में, जैसे वहाँ ब्लैक के साथ एक वायलेंस, जी पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया ने फिर ये पूरी किया दुनिया में अब अमेरिकन ने कहा कि हम अपने पूरी पुलिस की ट्रेनिंग को 180 डिग्री पे चेंज करेंगे और ताकि हम तहम्मुल, बर्दाश्त, टॉलरेंस, बड़ी उन्होंने पीस और हारमोनी की ट्रेनिंग अब जो है पुलिस ट्रेनिंग का एक मुकम्मल हिस्सा है। तो हमें भी जो है पीस एंड हारमोनी और टॉलरेंस है ये पुलिस ट्रेनिंग का हिस्सा बनाना चाहिए कि जो वाक़यात हुए आइंदा को इस तरह का वाक़या पेश ना आए। पूरी दुनिया में इसकी बड़ी कैंपेनिंग हुई थी, ब्लैक लाइव्स मैटर। जी बिल्कुल। ये पूरी एक हैशटैग चला था और बहुत इस पे सब कुछ हुआ था और बल्कि इस पे तोड़-फोड़ हंगामे भी हुए थे, आपने देखा होगा उस दौर में बहुत ज्यादा। उससे सबक सीखा उन्होंने, उससे सबक सीखा। अच्छी बात ये है हमारे पास पैदर पे यहाँ वाक़यात होते हैं और हम सबक नहीं सीखते हैं। खैर, और हमारे साथ क्योंकि रेहान गौहर भी मौजूद हैं और रेहान साहब के साथ भी 17 साल की उम्र में गालिबन एक हादसा पेश आया था और उसके हवाले से हम जानते हैं इनसे, और फिर आपको ये भी बताएंगे कि मीडिया से भी बड़ा क्लोज ताल्लुक़ है इनका और आपका जो फोरम है उसके बारे में भी बताइएगा, लेकिन पहले यहाँ से शुरू करेंगे। जी, ये 2010 में एक अपने कज़नों के साथ, भाइयों के साथ सीवियो जा रहे थे, तो वहाँ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई मुझे। और मैं एक ऐसी फैमिली से आता हूँ जहाँ एक बंदा डिसेबल होता है तो उसकी पूरी फैमिली डिसेबल हो जाती है। तो एक ऐसी फैमिली से आते हैं जिन्हें इन चीज़ों की बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं थी कि हो क्या गया है।
और वो वक्त बहुत ही मुश्किल था। और मैं ये बताता चलूँ, नहीं मतलब आप 17 साल की उम्र में 17 साल के थे और उस वक्त आप कहीं जा रहे थे बाय रोड? बाय रोड नहीं जा रहे थे। जिस तरह आपको पता है, लड़के, जवान लड़के मस्ती मजाक के लिए सीवीओ जा रहे थे, तो हम लोग अब सीवीओ जा रहे थे दो दरिया पे और तकरीबन 10 लोग थे हम लोग एक जीप के अंदर। तो काफ़ी तेज़ गाड़ी चला रहे थे, जिसमें से उस टाइम दो मरीना क्लब वाला रोड था, तो वहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह नहीं होती थी। तो सामने से एक विट्स कार गुजर रही थी, तो उनके बीच में जाके हम लगे थे कि हमने कहा हम निकल जाएंगे, उन्होंने कहा हम निकले, उनके बीच में, जिसमें सामने वाली गाड़ी में एक लड़की की डेथ भी हो गई ओह थी। माय गॉड। और जिसमें हम लोग को सबको छोटी मोटी इंजरी हुई, जिसमें मुझे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई। और होता ही कितनी स्पीड होगी आपकी गाड़ी की? तकरीबन 100 तो होगी उस टाइम पे और स्पीड। चलाने वाला भी आपका दोस्त था, हम जी उम्र जी, था? वैसे इलाके के ही थे वो भी। सब इसी उम्र के थे, 17-18? सब एक ही एज के थे। मेरा बड़ा भाई था जिसमें, और मेरे 2 पुप्पी के बच्चे थे, और एक ताया का लड़का था, और 2 बार उनको माइनर इंजरीज हुई? सबको छोटी मोटी इंजरी, जिसमें काफ़ी सीवियर इंजरी मुझे और मेरा बड़े भाई को थी। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा भाई भी वक्त के साथ रिकवर हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मैं भी वक्त के साथ रिकवर हो गया हूँ। पर यह है कि एक ऐसी फैमिली से आते हैं जहाँ इन चीज़ों की जब अवेयरनेस नहीं होती है, तो आपको समझ नहीं आता कि आपके साथ हो क्या गया है। हम शुक्रगुजार हैं इन लोगों के कि यहाँ पर आकर ये जो बातें, जो ज़िंदगी की हकायक और कहानी अपनी ये शेयर कर रहे हैं, मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ये भी बड़े हौसले की बात है और बहुत खराज तहसीन मैं इनको पेश करती हूँ, क्योंकि हमारी नीयत या मकसद यही होता है कि ज़ाहिर है जब हम प्रोग्राम करेंगे तो बहुत से लोग आपको सुनेंगे और आपसे सीखेंगे, और शायद किसी को आपको देखकर मोटिवेशन हो जाए, शायद उनकी सोच में उस एंगल में कोई तब्दीली आ जाए। जी रेहान साहब, आप बता रहे थे कि जब हादसा हुआ, कार एक्सीडेंट था, और उसके बाद आपको पता चला स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई है और लोअर बॉडी आपकी काम नहीं करेगी, यही पता चला था? जी जी जी। तो फिर उस वक्त वहाँ से आप शुरू करें। तो मैं 7वें दिन ऑपरेट करके घर पर आया, और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ दिनों में ठीक हो जाऊंगा। तो मुझे पता ही नहीं चला, मुझे वक्त के साथ साथ पता चला कि यूरिन बैग भी लगा हुआ है, और यूरिन स्टूल भी कंट्रोल में नहीं है, यूरिन स्टूल भी लॉस हो चुका है, और अवेयरनेस नहीं होने की वजह से ब्लड सोर बन रहे थे, जो दिन ब दिन बढ़ती चले जा रहे थे। और वक्त के साथ साथ फिर आपको कुछ चीज़ें आप जब सीखते हो, आपकी लर्निंग भी होती है कि आपने इन चीज़ों से कैसे बचना है। पर यह है कि वो जो ट्रॉमा होता है, उस ट्रॉमा से आप निकल नहीं पाते बिल्कुल भी। आप एक घर में कैद होकर रह जाते हैं, आपको आपकी फैमिली, आपके दोस्त आपको कहते हैं आए बाहर चलते हैं, कहीं घूम फिर कर आते हैं, तो आप डर के हमारे बाहर ही निकल पाते, क्योंकि आपका यूरिन स्टूल लॉस होता है, तो आपको पता नहीं चलता कि उसकी मैनेजमेंट किस तरीके से करनी है। तो आप घरों में कैद होकर रह जाते हैं 4 दीवारी के अंदर। हम तो हंसी मजाक भी उस टाइम पे किया करते थे कि लाइट पाकिस्तान में माशाल्लाह जिस तरीके से बहुत तेज़ी से जाती है, तो हम लोग कहते थे आप लाइट चलेगी इतने देर में आ जाएगी, टाइमिंग सेट कर दी थी। तो इतना घर पे रह रहे कि इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों में, बेवकूफ़ी वाली चीज़ों में दिल दिमाग लगाने की कोशिश करते थे, इस तरह के ट्रॉमा में हो जाते थे। तो पर आस्ता आस्ता जब इंसान वक्त के साथ साथ चीज़ें सीखता है, और मेरे इर्द गिर्द के जो मेरे भाई हैं, मेरी वालदा हैं, या मेरे जो मामू रहे, या मेरे स्कूल के दोस्त रहे, बहुत अच्छे रहे, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे। तो हमारे एक दोस्त हैं, जानने वाले हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन से मेरा ताल्लुक़ है, डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन से, तो उसमें एक मेंबर थे जायद भाई, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझसे कहा कि आप सदर में आएँ, वहाँ पे डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन में, तो वहाँ पे जावेद रईस साहब, आप उनसे एक मरतबा मुलाकात करें। तो उनका एक इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर है, तो आप वहाँ जाएँ। तो जावेद सर से मेरी मुलाकात हुई, और उन्होंने मेरी 20 मिनट काउंसलिंग की, और 20 मिनट के बाद ऐसे समझ लो कि अब मुझे ये लफ्ज़ बोलना चाहिए कि नहीं बोलना, एक मुर्दे में जान फूकी उन्होंने। तो उसने एक मुर्दे को घर से निकालने की कोशिश की कि आप रेहान घर से बाहर निकलो, ठीक है, आप अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हो, आप अपने जैसे कई रेहानों को घर से निकाल सकते हो। जिस तरह आप घर से आज बाहर निकलोगे, ऐसे आप कई रेहानों को घर से बाहर निकालोगे। जिस तरीके से मैं अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, मैं आधी दुनिया घूम चुका हूँ, तो वो मेरे लिए ख्वाब थे। तो मैंने कहा अगर इनमें से मेरा एक ख्वाब भी पूरा हो जाता है तो क्या बात है। तो मैं लकी था कि जावेद साहब से मेरी मुलाकात हुई, और उन्होंने मुझे मौका दिया आगे बढ़ने का। ना सिर्फ मैं आज अपनी डिसेबिलिटी के बारे में फुली अवेयर हूँ, मैं पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके ट्रेनिंग कराता हूँ इंडिपेंडेंट लिविंग की, और मुख्तलिफ़ स्कूल यूनिवर्सिटियों में जाके सेशन देता हूँ, क्योंकि डिसेबिलिटी कोई सब्जेक्ट नहीं है, बेसिकली एक्सपीरियंस है, लाइफ एक्सपीरियंस है। तो ये लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ताकि हमारे जो घरों पे जो लोग हैं, या इस चैनल के थ्रू भी हमारे जो लोग हैं, मैं उनसे कहूँगा कि आप आएँ पाकिस्तान इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर में,
और आके मैनेजमेंट सीखें और घरों से बाहर निकलें, क्योंकि ऐसे कई रेहान हैं जो घरों पे कैद हैं, इस डर से बाहर नहीं निकल रहे कहीं हम बाहर निकलेंगे तो यूरिन ना निकल जाए या स्टूल ना निकल जाए, या मतलब कहीं महफिल में जाके हमारी बेइज्जती ना हो जाए। वो भी ऐसे कई प्लेटफॉर्म हैं और मुझसे कई ज़्यादा टैलेंटेड लोग घरों पे इस टाइम और एक और हमारे यहाँ क्योंकि माशरती जो पहलू है, लोगों का हैरान होना या गौर करके देखना, मेरे ख्याल में वो जो एक स्टेयर होती है ना लोगों की, वो भी ज़रा परेशान करती है शुरू में कि जी लोग मुड़ के क्यों देख रहे हैं या लोग एक दूसरे को इशारा क्यों कर रहे हैं। क्या इसमें कुछ तब्दीली आई है? और साथ साथ हमारे यहाँ रैंप्स का बहुत फुकदान है, कहीं भी आपने जाना है तो वहाँ एक्सेसिबिलिटी रैंप्स नहीं है, ये वाली चीज़ें जो हैं ये भी दिक्कत आमेज हो जाती हैं। जी मैम, ये जो आज से कुछ साल पीछे जाएं तो ये चीज़ें वाकई में लोगों का एटीट्यूड ऐसे होता था कि जैसे इन्होंने कोई मतलब कि हम डिसेबल कोई अजूबा देख लिया है इन्होंने, जाएंगे या इनको कोई ऐसी बीमारी है कि हमें लग जाएगी, या जो है एक मतलब अछूत की तरह देखा जाता था कि आप दूर बिठा दो, कोने में बिठा दो। या अब जो है वो इतनी अवेयरनेस आ गई है कि मतलब कि आपको मॉल्स में या आपको कुछ बिल्डिंग्स में आपको रैम्प्स मिलते हैं, और ये सिन डिसेबिलिटी एक्ट 2018 के बाद। लेकिन स्टिल अभी लोगों में अवेयरनेस भी आई है, वो जो स्टेयर होता था या वो बिहेवियर होता था वो काफ़ी कम हुआ है। लेकिन स्टिल अगर कुछ और जो मतलब कि इम्प्लीमेंटेशन हो जाए ये 2018 एक्ट की, या फिर थोड़ा सा मतलब कि और लोगों में अवेयरनेस आ जाए कि ये डिसेबिलिटी एक्चुअल में है क्या, और इनको मतलब कि एक डिसेबिलिटी को नहीं एक पर्सनैलिटी को लोग देखना शुरू हो जाए, तो मेरे हिसाब से जो है ये जो चीज़ होगी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि सारी बात जो है माइंड सेट की और एक्सेप्टेंस की है। जब जावेद साहब से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि यही हमारे तासुरात रहते थे उनसे बातचीत पे कि लोग बड़ी अजीब नज़रों से देखते हैं। तो उन्होंने एक बात मुझसे कही थी कि रेहान तुम सेलिब्रिटी हो, अगर तुम्हें कोई गौर से देख रहा है तुम समझो तुम सेलिब्रिटी हो, सेलिब्रिटी की तरह अपने आप को समझो, जैसे तुम लोग दूसरे सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं ना, समझो तुम सेलिब्रिटी हो। तो माइंड सेट चेंज करने की बात है। जब आपका माइंड सेट और एक्सेप्टेंस आ जाती है फिर आप नहीं देखते कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, आप अपना काम पर वैसे अब चेंज भी हुआ है, लोग खुद भी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, लोग थोड़ा सा चीज़ों को समझने भी लगे हैं, लेकिन जाहिर है हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह की चीज़ें होती हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं राना आसिफ साहब, बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो उम्र है ना 17, 18, 19, 16, हमारे यहाँ ये व्हीलिंग और इस तरह की बहुत सारी जो टीनेजर्स ये इस तरह की हरकतें भी करते हैं, बाइक्स पे भी करते हैं, गाड़ी तेज़ चलाना ये भी बिल्कुल मामूल है। इस तरह की आपने भी बहुत केसेस देखे होंगे, मगर जो रिज़ल्ट है वो ऐसे भी हो सकता है, खुदा ना खास्ता। बिल्कुल जी, आज प्रोग्राम जो आपका है नुसरत, ये एक लिहाज से प्रिवेंशन के लिए भी काम आएगा कि जो हादसा होने वाले हैं उनको इस तरह आगाही मुहिम के ज़रिए, हालांकि काम तो ये हुकूमत का है जो आप और हम लोग कर रहे हैं कि लोगों को आगाही देनी चाहिए कि एक आपकी ज़रा सी गफलत और लापरवाही और आपकी ज़रा सा जो चीज़ों के अंदर जैसे क्यूरियोसिटी हम कहते हैं, अलूरमेंट कहते हैं, वो आपको एक बड़े ज़िंदगी के हादसे में मुब्तला कर सकती है और कई लोगों की जानों को नुकसान हो सकता है। अब मसला है कि कानून की जो इतलाक़ का, क्योंकि पाकिस्तान में इनका जो कन्वेंशन था, दुनिया ने पहले आपने देखा है कि 79 में सीडॉक ख़वातीन का कन्वेंशन आया, फिर 89 में बच्चों का, तो दुनिया ने ये महसूस कर लिया और हम सब की जद्दोजहद से 2006 में अफराद बहम माजूरीन का एक कन्वेंशन आ गया कि अब इन्हें आपने स्पेशल नहीं बोलना, डिसेबल नहीं बोलना, डिफरेंटली एबल नहीं बोलना। अब इनकी पहले पर्सनैलिटी है, यानी पहले शनाख्त है, फिर इनकी एबिलिटी है। तो फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, वुमेन विद डिसेबिलिटी, ट्रांसजेंडर विद डिसेबिलिटी, ये फिर एक तो उसने फैसला कर दिया। दूसरा कि किसी भी शोबा जाते ज़िंदगी में इनसे इम्तियाजी सलूक नहीं रखना। उसकी वजह ये थी कि दुनिया के तमाम तर जो सकाफ़तें हैं, दुनिया की तमाम तर मईशतें हैं या सियासत है, वहाँ किसी न किसी तौर पे इम्तियाजी सलूक रखा जा रहा था। तो उसी असूलों को आगे लेते हुए जब सिंध हुकूमत ने 2018 में अफराद बहम माजूरीन को बाख्तियार बनाने का कानून बनाया, तो उसमें एक कौंसल रखी गई जिसमें इन सब की रिप्रेजेंटेशन है, मगर क्योंकि सीएम उसको हेड कर रहे थे तो उसकी मीटिंग नहीं हो सकी। अभी लास्ट में हुई, लेकिन वो एमपीएज और सीएम नहीं आए, तो उसका जो सियासी जो उसके ऑप्टिक्स थे वो हासिल नहीं हो सके। उसी ने इनके तमाम जो अभी डॉक्टर साहिबा का मसला आ रहा है कि एक्सेसिबल कोर्ट्स जो उसके आर्टिकल उसके सेक्शन 33 के तहत कायम होने थे, जिसमें अफराद बहम माजूरीन के लिए तमाम जिसे हम कहते हैं एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और राइट टू प्राइवेसी, ये अदालतों में होना था, पुलिस में होना था,
वो हो नहीं पाया। अभी 3 दिसंबर इनका आलमी दिन होता है, ये मनाया जाता है पूरी दुनिया में। तो अब जो कौंसिल के बाद अथॉरिटी जिसने इनके लिए प्राइवेसी इंस्पेक्टर, 4 डिजिट हेल्पलाइन, मोबाइल ऐप और तमाम इनके लिए माइक्रो क्रेडिट और तमाम जो रिहायशी सहूलियात हैं वहाँ 50% घरों में इनको रियायत देनी है कोई भी प्लाजा जब बनेगा। और इसी तरह यूनियन काउंसिल में इनकी एक नुमाइंदगी अफराद माजूरीन की होगी, जो वो तो खैर बल्दियाती इलेक्शन ने कर दिया, इलेक्शन कमीशन ने। अब उसके बाद जो चीज़ है कि इन लोगों के लिए एक्सेसिबल माहौल मुहैया करना, वो खाली ये रैम या फिज़िकल ईंट मिट्टी गारे का नहीं है, अपने जहनों को भी एक्सेसिबल करना है कि हम इन्हें कबूल करें, एक्सेप्टेंस करें। अल्लाह ताला कोई भी चीज़ गलत नहीं बना सकता, तमाम चीज़ें बामकसद हैं, बस उनकी इनफरादियत अलग हो सकती है, उनकी शख्सियत अलग हो सकती है, उनकी जो मुस्बतियत। लेकिन आप ये देखिए कि मैं ये देखती हूँ कि हादसे के बाद बेशक हादसा हुआ, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि इनकी पर्सनैलिटी और ज़्यादा ग्रूम होके सामने आई है। इस बात का जवाब आप मुझे ब्रेक के बाद दीजिएगा कि आप लोगों में आज जो आप हैं, आप आम हालात में ऐसे थे या आपको लगता है ऐसे हो सकते थे? जितनी एजुकेशन, सोच और एनलाइटनमेंट आपके अंदर हो गई है। और उसके साथ साथ मुझे एक और बात भी बताइएगा, अचानक मेरे जहन में आई, आपकी गाड़ी में कितने लड़के थे आपकी उम्र के उस वक्त? मेरे दो भाई थे, वो बड़े थे, बाकी हम 7-8 कज़न थे जो एक ही 7। अच्छा, ये चले 10 लड़के थे। जी सेम एज के थे। 10 लड़कों में से किसी एक ने भी कहा था कि गाड़ी ऐसे ना चलाओ, या उस वक्त सभी कह रहे थे नहीं चलाओ? हम लोग इनको स्पीकिंग है और हमारी ज़बान में एक लफ्ज़ कहते हैं कि वो जब बैल बहुत तेज़ भाग रहा होता है तो उसको कहते हैं दान। तो हम लोग के सारे दोस्त के दांदियाँ ढक, मतलब वो उसको गाड़ी को हल्का कर, पर वो है कि वो मस्ती मजाक में जोश होता है, आपको पता है, तो उसमें याद चला कौन रहा था? कज़न था आपका? कज़न ही थे, इलाके के थे। गाड़ी में खुद भी ड्राइव कर सकता था, पर उस टाइम 17 साल की एज थी, तो वालिद इतने कॉन्फिडेंस नहीं थे कि तुम चलाओ। तो एक यही बात है, मैं यही कहना। हाँ, कंप्लीट कर लें आप। इलाके के अब्बू के बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे, आज भी बहुत सपोर्ट करते हैं हमें। तो उनको कहा कि आप गाड़ी चलाओ एक एतमाद के तौर पे, पर वो आपको पता है फिर जब लड़के हो जाते हैं फिर इस तरह की मस्ती मजाक में इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। ये बात मैंने इसलिए की है क्योंकि बहुत से पेरेंट्स बच्चों को गाड़ी नहीं चलाने देते इस एज में, 16-17 साल की उम्र में, और लड़के जल्दी सीख लेते हैं। जाहिर है उनको कोई कैद नहीं होती कि वो किसी से सीखेंगे ख़ास उम्र में, उस पहले ही सीख लेते हैं। लेकिन रियलाइजेशन की बहुत ज़रूरत है। अगर कोई 1-2 लड़के भी ये सुन लें कि ये इम्पॉर्टेंट है, ये रियलाइजेशन ज़रूरी है कि जिन चीज़ों से बड़े मना करते हैं या जिन चीज़ों के बारे में कहा जाता है कि वो आपके लिए नुकसानदेह होती हैं, तो वो नुकसानदेह हो भी सकती हैं। अच्छा, नेक्स्ट आप दोनों ने मुझे बताना है, सोचा था कभी? बिल्कुल नहीं सोचा था। मैं तो 17 साल की एज में समझ ही नहीं आ रहा था उस वक्त के ज़िंदगी में करना क्या है, और उस एज में जहाँ इंसान के ख्वाब बन रहे होते हैं कि मैं इस फील्ड में जाऊँ या उस फील्ड में जाऊँ, तो उसी फील्ड में एक ऐसी फील्ड आ गई मेरे पास डिसेबिलिटी की, और जिसमें मुझे उसमें भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ दिन ब दिन हो क्या रहा है। ठीक है, ज़ख़म और घर से बाहर नहीं निकलना, तो बहुत से मामलात। पर जब मैं डिसेबिलिटी मूवमेंट में आया और मैं जावेद साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने मुझसे मुख्तलिफ सेमिनार में मुझे जाने के लिए दिया, और वहाँ जब मैंने स्पीकिंग करना स्टार्ट की, वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होना स्टार्ट हुआ आहिस्ता आहिस्ता। और मैं देखता हूँ कि मैं मुख्तलिफ होटल्स में जाता हूँ, वहाँ पे ट्रेनिंग करवाता हूँ, वहाँ पे ट्रेनिंग सेमिनार वगैरह अटेंड करता हूँ, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़। शायद मुझ सामने जो लोग बैठे थे मुझसे शायद कई ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन में ज़्यादा होंगे, पर वो मेरी बात सुन रहे होते हैं। तो मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है, और मैं जावेद साहब का और मेरे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज अल्लाह पाक ने इस काबिल बनाया कि शायद इस टीवी के तहत भी ऐसे कई लोग सुन रहे होंगे, तो उन तक मेरी बात पहुंच रही है। तो मैं उन तक एक मैसेज भी देना चाहूँगा कि आप घरों में नहीं रहें, आप बाहर निकलें, कोशिश करें। कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके रास्ते खुद बनाएगा। जब तक मैं घर में कैद था मैं कोशिश नहीं कर रहा था। जब मैंने कोशिश करना शुरू किया, जिस तरह मुझे जावेद साहब मिले, आपसे भी कोई जावेद साहब मिलेंगे और आपकी ज़िंदगी में भी आसानी आएगी। इनसे भी मिल सकते हैं आप, इन लोगों को भी सर्च कर सकते हैं और इनसे मिल सकते हैं। जी डॉक्टर ज़ेब, आपको लगता था कि आप इतनी मोटिवेशनल फिगर बनेंगी कभी? नहीं, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। हाँ, MBBS कंप्लीट कर लिया था। ये था कि मैं मरीज़ों की हेल्प करूँगी, और जितना हो सका कि मैं अपनी, एक होता है बचपन की एक सोच थी कि गरीबों की हेल्प करनी है, और जो भी मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट भी मैं इलाज करूँगी। लेकिन आफ्टर ये डिसेबिलिटी की जिस फील्ड में एंटर हूँ, तो नो डाउट एक अल्लाह ताला से क्लोजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है।
अब उसको एक डिफरेंट लाइफ को एक डिफरेंट तरीके से नज़रिए से देखती हूँ। और ये जो डिसेबिलिटी मतलब कि पेशेंट्स देखे थे, लेकिन ये पर्सन विद डिसेबिलिटी कभी नहीं देखा था। और इसको अब मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकती हूँ। और मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक होता है ना कि एक उससे जो डेजिग्नेशन थी उससे एक बड़ी डेजिग्नेशन में पहुंच गई हूँ कि अब मेरा काम है कि मेरे जैसे जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनकी हेल्प करूँ, या उनको जो है जो भी इश्यूज़ आते हैं या वो जो अपने आप को घरों में बंद कर देते हैं तो उनको समझाऊँ और उनकी हेल्प करूँ। हाँ, ये है कि अपनी मेडिकल की जो भी मैं वो उनके साथ वो पूरी करूँगी, लेकिन अब मेरा मकसद मतलब एक गोल मेरा जो है वो ये रहेगा हमेशा कि मैं जो है वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए कुछ करूँ, उनके लिए कुछ कर सकें। जी राना साहब, आप तो बहुत सारे लोगों के साथ और ऐसी फिनोमिनल स्टोरीज देखते रहते हैं ज़िंदगी में, बल्कि मुझे लगता है आपकी भी स्टोरी है, कभी वो भी शामिल करनी चाहिए। बिल्कुल, और ये लॉ से मुझे इसलिए मोहब्बत थी और इसके बनाने में और इम्प्लीमेंटेशन में कि समझो ये मेरी जो अपनी अल्बिनो डिसेबिलिटी थी, तो मुझे ये सब बातें जो ये लोग करते थे तो वो फील होती थी कि तालीम के दौरान अब इंक्लूसिव एजुकेशन पे बड़े लॉ बन चुके हैं, मगर उस ज़माने में तो स्कूल वाले एडमिशन देने पे तैयार नहीं होते थे। और ये 20 सालों में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, सोशल मीडिया से बहुत बड़ा चेंज आया, इनविजिबल चेंज आया कि आपको इतना कॉन्फिडेंस और इतनी हिम्मत किसने दी? क्योंकि हम तो ज़ाहिर है बहुत अरसे से प्रोग्राम करते रहे हैं, कभी ये चीज़ हुई नहीं, लेकिन आज एकदम से मेरे ज़हन में सबसे ज़्यादा जो मुझे हिम्मत मिली वो हमारे वाइस चांसलर थे कराची यूनिवर्सिटी के, ज़फ़र ज़ैदी साहब। पहली बार जब उन्होंने मुझे एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे एक वाइस चांसलर आपके साथ बैठा हो, सपोर्ट कर रहा हो, तो आपको 50-55 हज़ार लोग सुनते हैं जो यूनिवर्सिटी के होते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने जो रेडियो का प्रोग्राम बुशरन और ख्वाजा करती थी बज़्म तलबा, उसमें नॉमिनेट किया। तो रेडियो करते करते आपको बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। और क्योंकि मेरे लिए विजुअली इम्पेयर जो लोग होते हैं उनके लिए हमारे लिए रेडियो बड़ा मज़े का होता है कि वो कोई तस्वीर तो नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन उसके बाद फिर इतना कॉन्फिडेंस आया। और पाकिस्तान से बाहर फिर कानून साजी की। मैं सोचता था कि कौन लोग कानून बनाते हैं, तो फिर तमाम पार्लियामेंटेरियन से सेनेटर्स की ट्रेनिंग कराई, पार्लियामेंटेरियन की कराई, प्रोसिक्यूशन की कराई, जुडिशरी की, हर स्टेक होल्डर की, रिलीजियस लीडर की। तो फिर यानी फील ही नहीं हुआ कि डिसेबिलिटी के साथ हैं। लेकिन जो लिमिटेशन थी, सबसे पहला डिसेबिलिटी का, रेहान भी एग्री करेंगे डॉक्टर साहबा की, कि 20 साल तो मुझे आप लोगों के इदारे के साथ ही हो गए। तो एक एक्सेप्टेंस सबसे पहले हम कबूल करें, फिर हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं। और फिर उस ज़माने में तो मोबाइल और ये मैग्नीफायर चीज़ें नहीं होती थी, तो हम क्योंकि पढ़ते भी नेवी स्कूल में थे, तो बड़ा वहाँ पीटी वीटी ड्रिल व्रिल बड़ी सख्त धूप होती थी। और एल्बिनो के लिए हमारे लिए तो मैलिग्नेंसी, कैंसर हो जाता है धूप से। वो टीचर समझ ही नहीं पाते थे इस चीज़ को। तो खैर वो बड़ा मुश्किल में फिर आस्ता आस्ता कंप्यूटर आया, मोबाइल आया, यूट्यूब चीज़ें आई, तो इन्होंने बहुत लोगों के लिए आसानी कर दी किसी डिसेबिलिटी को समझने के लिए। लेकिन तो वही बात है ना कि मुश्किल जितनी ज़्यादा होती है, इंसान ऊंचा भी उतना ही उड़ता है। जी, आम बंदा तो ब्लैक बोर्ड से पढ़ के अगर नोट करता है, तो हम लोग तो एक मेरे पास पैनासोनिक का रिकॉर्डर होता था, हम सारे टीचर्स के लेक्चर जो है पहले उसमें रिकॉर्ड करते थे, फिर घर जाके उस रिकॉर्डिंग से लिखा करते थे। तो हमारे लिए मेहनत डबल ट्रिबल कई सौ गुना हो जाती थी। लेकिन आज तक वो चीज़ें काम इसलिए आती हैं कि वो मेहनत थी ना, मतलब सच्ची मेहनत कभी अगर आपकी आईसाइट कम है ना, तो फिर आप क्या करेंगे, मैं अपनी लिसनिंग ज़्यादा यूज़ करता हूँ। हर इंसान में अपनी अपनी चीज़ें होती हैं, कोई चीज़ कम होती है, दूसरी चीज़ को वो ज़्यादा यूज़ करता है। तो जो चीज़ आप ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आप उस चीज़ के एक्सपर्ट भी हो जाते हैं। तो 20 साल रेडियो प्रोग्राम भी किया, कानूनी मशवरे किया, बहुत सारे। तो अब खुशी होती है कि जब रेहान को और जब डॉक्टर ज़ेब को देखते हैं कि हमने जो भी टाइम किया ये हमसे बेहतर काम कर रहे हैं। बेशक बेशक। सो एनीथिंग जो आप लोग आखिर में जाते जाते कोई वन लाइनर कहना चाहें? वैसे तो मैसेज आप लोग दे चुके हैं, लेकिन कोई वन लाइनर। आपसे कनेक्ट कैसे हो सकते हैं? कनेक्ट यही हो सकता है कि अपना आप को एक्सेप्ट करें। नहीं, आपसे कैसे, अगर रब्ता करना चाहें, आपका चैनल भी है, रब्ता करना चाहें। हम लोग का डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से पेज है फेसबुक पे, और विंग्स ऑन व्हील्स वाओ चैनल के नाम से हम लोग का यूट्यूब चैनल है, आप उसमें भी हमें रब्ता कर सकते हैं। विंग्स ऑन व्हील्स और वाओ चैनल, शॉर्ट में वाओ टीवी के नाम से हम लोग का यूट्यूब चैनल है, आप उस पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं। डिसेबल वेलफेयर पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो हम वहाँ पे जवाब देते हैं, हम उनको रिप्लाई करते हैं, हम उनको एड्रेस समझाते हैं, और वहाँ आएँ। जिस तरह हम लोगों ने अपनी लाइफ को सीखा और चेंज कर रहे हैं, इस तरीके से आप भी चेंज करें और अपनी ज़िंदगियों में आगे बढ़ें। आप कुछ कहना चाहेंगी ज़ेब? मैं भी यही कहना चाहूँगी कि हमारा जो इदारा है डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन,
जो भी डिसेबिलिटी है, जो भी घरों में बैठ के इस वक्त हमें देख रहे हैं, वो ज़रूर विज़िट करें। ये सेंटर इंडिपेंडेंट लिविंग के बारे में सिखाता है, और जो लोग डिसेबल लोगों को मतलब घर में बिठा देते हैं और वो बाहर नहीं निकल पाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि क्या एक स्किल हम अपने इस बच्चे को या इसको एक दे दें कि जो उसकी आगे के लिए बेनिफिट रहे। तो मैं आपको कहूँगी कि आप डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन विज़िट करें, और इसमें आपको समझ आएगी आपके लिए कि आपने क्या करना है। और एक बहुत ही अच्छा इदारा है जिसने मेरी लाइफ को, मुझे डिसेबिलिटी एक्सेप्ट करने में बहुत मदद की। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि, और अगर आप वहाँ विज़िट करेंगे तो आप मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आप सबका यहाँ तशरीफ़ आवरी का और अपनी ज़िंदगियों को हमसे शेयर करने का, ये वो बातें बताने का जो कहानी नहीं है, जो किसी ने आपको सिर्फ लिप सर्विस नहीं करनी है, बल्कि इन्होंने उसको जिया है। जो मोमेंट ही आपको बता रहे हैं उसको ये जी कर आए हैं। जो एहसास जज्बात आपसे शेयर कर रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कि उससे उभरना है, उन सबको इन्होंने जिया है। और जिया एक पैगाम है कि अपने अल्फाज का चुनाव बेहतर करें। आपके जुबान से निकला हुआ लफ्ज़ किसी की दिल आज़ारी कर सकता है, दिल आज़ारी कर सकता है। और आजकल तो बड़ा आसान है दिल आज़ारी करना, और फिर लोग कहते हैं कि मैं साफ गोई है। मैं समाजी राब्तों की साइट पे भी एहतियात करें। आपकी लिखी हुई पोस्ट किसी इंसान की ज़िंदगी में बहुत सी मायूसियाँ, महरूमियाँ ला। सोशल मीडिया पे तो तमीज़ की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ तमीज़ जो है वो दूसरे के लिए नहीं है, वो अपने लिए होती है। वो ये रिफ्लेक्ट करती है कि आप क्या हैं, दूसरा तो जो है वो वैसा ही रहेगा। सो विद दैट बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन, विश यू ऑल द बेस्ट। वी आर सो प्राउड ऑफ यू कि आप लोगों को अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत दी है और आप हमारे माशरे के हीरोज़ हैं। आप इतना ज़बरदस्त काम करते हैं, यू आर सो टैलेंटेड। बहुत खुशी हुई मुझे आपसे मिलकर, थैंक यू सो मच। ख़वातीनो हज़रात, आप सब अपना ख्याल रखें। और बात यही है कि जब हम ये प्रोग्राम्स करते हैं, हमारा प्रोग्राम क्योंकि यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप बाद में देख सकते हैं, अपने बच्चों को दिखा सकते हैं, फैमिली से शेयर कर सकते हैं, और वो अवेयरनेस जगा सकते हैं अपनी फैमिली में, वो अवेयरनेस ला सकते हैं जो शायद लफ्ज़ों से जब हम डांट के बच्चों को कहते रहते हैं तो उनको नहीं समझ आती। लेकिन जो आँखों देखा एक्सपीरियंस है ना, या जो खुद उन्होंने जिस चीज़ को जिया है, वो चीज़ हमेशा जहन नशीन रहती है। तो ज़रूर अपने प्यारों को भी हमारे ये कुछ खिदमत जो हम कर रहे हैं ये दिखाइए, और हमें अपने कमेंट से और फीडबैक से आगाह करते रहिए। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।